कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सदन जी, योगेन जी गुड इवनिंग, शामेंद्र गुड आफ्टरनून एंड राम राम सामेन जी, योगेन जी। चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। आप सभी को याद होगा पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल खत्म हो गया था। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग ड्यूटीज क्या है। ये होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल्स में सेपरेट व्यवस्था नहीं था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन नहीं था। बट हमारी कंट्री में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने एक कमेटी सेटअप किया इस पर विचार करने के लिए, और उस कमेटी के हेड थे सरदार स्वर्ण सिंह। तो इस कमेटी के हेड थे सरदार स्वर्ण सिंह। ये हेड थे सरदार स्वर्ण सिंह के चेयरमैनशिप में जो कमेटी सेटअप हुई, ये सरदार स्वर्ण सिंह के चेयरमैनशिप में कमेटी थी, इसलिए इस समिति का नाम पड़ा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ये थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इंदिरा जी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह के चेयरमैनशिप में सेटअप की, इसलिए उन्हीं के नेम पर कमेटी का नेम पड़ा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। और इस कमेटी को इंदिरा जी की गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दिया कि आप स्टडी करके हमारे गवर्नमेंट को सजेस्ट कीजिए कि ड्यूटीज का प्रोविजन, मूल कर्तव्यों की व्यवस्था भारत के संविधान में कहां प्लेस दिया जाए और ड्यूटीज में क्या क्या व्यवस्थाएं दिया जाए। इतना ही नहीं, इन्होंने यह भी जिम्मेदारी दिया टोटल ड्यूटीज कितने होनी चाहिए। तो इन्होंने इस कमेटी को, इंदिरा गवर्नमेंट ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी सेटअप किया और इस कमेटी को इनको जिम्मेदारी दिया कि आप स्टडी करके हमारे गवर्नमेंट को सजेस्ट कीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज का प्रोविजन कहां पर हो। नंबर फर्स्ट, टोटल ड्यूटीज कितने होनी चाहिए और ड्यूटीज में क्या क्या बातें होनी चाहिए, यह सारी जिम्मेदारी इनको दिया। और ये गवर्नमेंट का डायरेक्शन था कि आप स्टडी करके हमारे गवर्नमेंट को सजेस्ट कीजिए किस तरह से व्यवस्था दिया जाए। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने स्टडी किया और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी स्टडी करके इंदिरा गवर्नमेंट को अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में इन्होंने नंबर फर्स्ट रिपोर्ट में इन्होंने दिया फंडामेंटल ड्यूटीज should be fundamental duties should be as a separate chapter. Fundamental duties should be as a separate chapter. As a separate chapter in the Constitution. In the Constitution. इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मूल कर्तव्यों की एक पृथक या अलग पाठ होना चाहिए। तो भारत के संविधान में इन्होंने रिपोर्ट में दिया कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की सेपरेट, अलग इनका पाठ होना चाहिए, इन्होंने रिपोर्ट में दिया। आगे रिपोर्ट में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया रिपोर्ट में टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज,
total fundamental duties should be 8। तो कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 8 होनी चाहिए। तो रिपोर्ट में इन्होंने जो बातें दिया, नेक्स्ट रिपोर्ट दिया कि कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 8 होनी चाहिए, इनका रिपोर्ट आया। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का जैसे ही रिपोर्ट आया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमीडिएट अपने कैबिनेट का सिटिंग कॉल की। तुरंत रिपोर्ट आते ही अपनी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और अपने कैबिनेट मिनिस्टर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने डिस्कस मीटिंग किया। और काफी डिस्कस मीटिंग करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक बिल फ्रेमिंग करवाया और ये बिल इन्होंने पास करवाया फ्रॉम बोथ हाउसेज, यानी राज्यसभा एंड लोकसभा से। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो गया, एक्ट बन गया और ये एक्ट था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक्ट तैयार हो गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट और ये एक्ट था, एक्ट तैयार हुआ इन 1976। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और व्यवस्था दिया, ये नंबर फर्स्ट इसके द्वारा व्यवस्था क्या दिया, इन्होंने व्यवस्था बाय दिस 42nd अमेंडमेंट के द्वारा व्यवस्था दिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। तो इन्होंने रिपोर्ट में दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटी शुड बी एज ए सेपरेट चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मूल कर्तव्य के लिए संविधान में एक पृथक पार्ट, एक अलग पार्ट भाग के लिए, सेपरेट चैप्टर के लिए इन्होंने बात किया था। तो ये ध्यान में रखते हुए इन्होंने सेपरेट करने के लिए पार्ट 4 में ए एडिट कर दिया, यानी भाग 4 में व्यवस्था इन्होंने नहीं दिया ड्यूटीज का, भाग 4 ए में, भाग 4 क में। आगे समझिए, आगे नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल का लास्ट आर्टिकल मैंने बताया था 51। तो आर्टिकल भी सेपरेट करने के लिए इन्होंने इसी अमेंडमेंट से व्यवस्था दे दिया, आर्टिकल 51 ए, अनुच्छेद 51 का। और आगे व्यवस्था क्या दिया ये समझिएगा। आगे इन्होंने व्यवस्था दिया इस प्रकार से, बाय दिस अमेंडमेंट इन्होंने ड्यूटीज की व्यवस्था कर दिया, टोटल ड्यूटीज बाय दिस, कुल मूल कर्तव्यों की संख्या इन्होंने कर दिया 10। तो कुल मूल कर्तव्यों की संख्या इन्होंने कर दिया 10। इस प्रकार से मूल कर्तव्यों की संख्या 10 हो गई। और अब आइए हम लोग देखते हैं, जो मूल कर्तव्यों की संख्या 10 हो गई, कमीशन यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा है उसके बारे में देखते हैं। आपसे कमीशन क्वेश्चन किया है, यह क्वेश्चन लोअर पीसीएस यूपी में भी पूछा है, आरओ के एग्जाम में भी पूछा है, और यही क्वेश्चन सेम एक बार पार्लियामेंट के एग्जाम में भी पूछा है। मैं क्वेश्चन सुना दूं। क्वेश्चन पूछा गया है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिलेटेड टू, ऑप्शन दिया था सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डी ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटीज। आप समझ गए होंगे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का रिलेशन किससे है। आपका सही जवाब फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी तक हम लोग इतने टॉपिक स्टडी किए हैं, सिटीजनशिप भी, फंडामेंटल राइट्स भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पीछे कई आर्टिकल, बट कहीं पर भी मैंने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी आप लोगों से डिस्कस नहीं किया। यानी इस कमेटी का सीधा सा रिलेशन किससे है, बस ड्यूटीज। आगे चलिए, यहां से क्वेश्चन एसएससी कमीशन ऐसे पूछा है। एसएससी कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजन प्रेजेंट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल में 4 आर्टिकल देगा, आपको सावधान रहना है। ऐसा भी देता है 3 आर्टिकल दे दिया, डी में नन ऑफ दिस। तो 51 आर्टिकल देता है, और जिनको क्लियर नॉलेज है नन ऑफ दिस सेलेक्ट नहीं करते, क्या सेलेक्ट करते, 51। आपको ध्यान देना है, एग्जैक्ट होना चाहिए 51 ए, तभी सही जवाब है, नहीं तो नन ऑफ दिस। ऐसी गलतियां ये सीपीयू में भी पूछ कर कराया है, एसएससी कमीशन सीजीएल एग्जाम में भी कराया है, तो ये चालाकी रखना है। आगे चलिए, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग ड्यूटीज की संख्या बताई। उसमें ऑप्शन में दिया है 8, 10, 11, नन ऑफ दिस। आज के डेट में ड्यूटीज की संख्या है 11,
लेकिन उस समय ड्यूटीज की संख्या स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपने रिपोर्ट में 10-11 नहीं दिया था, उसने 8 ही दिया था। और कमीशन पूछा है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अकॉर्डिंग, इसलिए 10-11 ऑप्शन सही नहीं हुआ। क्या सही होगा? ये। और सेम ये क्वेश्चन सेंटेंस देकर पूछा है सीएपीएफ। तो सीएपीएफ में 4-5 सेंटेंस दिया था और दिया था ड्यूटी से रिलेटेड क्या सत्य है। तो वहां पर इस तरह से दिया था कि स्ट्रक्चर कमेटी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया था कि ड्यूटीज की व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में। नेक्स्ट इसी तरह से दिया था सेंटेंस और नीचे दिया था कि ड्यूटी से रिलेटेड क्या सत्य है। तो ड्यूटी से रिलेटेड ये जितनी सारी बातें हैं 5 सेंटेंस दिया है। अब आप समझ जाएंगे, सेंटेंस सेलेक्ट कर लेंगे कौन उनसे रिलेटेड है कौन नहीं। तो आप समझ ही गए, कमिटी जो है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है, इसके जगह कोई भी कमिटी देता है और नीचे देता है तो समझ ही जाएंगे कौन सत्य है कौन असत्य नहीं, किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में है, एटसेट्रा। बहुत सारी बातें आप समझ जाएंगे। आगे भी मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, समझिए। ड्यूटीज में एक और चेंजिंग हुआ। आपकी कंट्री में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किए और अटल जी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक अमेंडमेंट किया, ये अमेंडमेंट था 86 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट एक्ट अटल जी की सरकार ने किया था 2002 में। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संशोधन करके और व्यवस्था इन्होंने दिया, क्या? एक और ड्यूटीज की व्यवस्था कर दिया, ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 11वां मूल कर्तव्य और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज में अटल जी की सरकार ने व्यवस्था दिया। क्या व्यवस्था? इन्होंने व्यवस्था दिया 6 years to 14 years चिल्ड्रेन। तो ये अवस्था इन्होंने डिसाइड किया, ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए इन्होंने, अटल जी की सरकार ने व्यवस्था दिया, जो इस अवस्था के बच्चे होंगे, इस अवस्था के बच्चों के जो गार्जियन होंगे वो अच्छे ढंग से केयर टेकिंग एंड एजुकेशन पर ध्यान दें। तो बहुत अच्छे ढंग से केयर टेकिंग भी उन्हें करना होगा, ड्यूटी उनको दिया, और अच्छे ढंग से आगे क्या होगा, एजुकेशन। तो जो भी गार्जियन, ये ध्यान दीजिएगा, अंडर दिस ड्यूटी पेरेंट्स, माता पिता शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, गार्जियन। तो इस अवस्था के बच्चों के गार्जियन कोई भी हो सकते हैं, मदर भी, फादर भी, ब्रदर भी, अंकल, कोई भी। तो माता पिता शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, गार्जियन। तो जो भी इस अवस्था के बच्चों के गार्जियन होंगे उनको ड्यूटी दिया गया है एजुकेशन और केयर टेकिंग, अच्छे ढंग से ये ड्यूटी। तो आज आपसे कमीशन पूछेगा कि प्रेजेंट टाइम में टोटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है। अब क्लियर है? ऑप्शन 8, 9, 10, 11 आपके पास जवाब है 11। ऐसे भी पूछा गया है, सेंटेंस दिया गया है और पूछा गया है राजस्थान पीसीएस में। तो राजस्थान पीसीएस में जो दिया गया है, बच्चों की अवस्था पूछा गया कि 11 ड्यूटीज में बच्चों की अवस्था डिसाइड, और उसमें दिया गया है ऑप्शन में 6 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट दिया गया है 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के बच्चे, नन ऑफ दिस। तो आप समझ सकते होंगे अवस्था क्या होगा। किस अमेंडमेंट के द्वारा, यह क्वेश्चन पूछा गया है सीपीओ में, किस अमेंडमेंट के द्वारा लास्ट ड्यूटी 11 ड्यूटी का प्रोविजन किया गया? आपका जवाब 86। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अंतिम मूल कर्तव्य लास्ट ड्यूटी 11 ड्यूटीज की व्यवस्था किस संशोधन द्वारा किया गया, किसके शासन काल में किया गया? 4 प्रधानमंत्री का नाम देगा, जवाब अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन और भी थोड़ी सी हम लोग बातें करेंगे, हम लोग यहां से कुछ कोड से संबंधित भी बातें करेंगे, यानी फ्लैग डिकोरम आज चर्चा का विषय है, ध्वज आचार संहिता, इनसे भी रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। फ्लैग डिकोरम, आइए चर्चा किया जाए। कुछ लोगों का कमेंट भी मैं पढ़ लूं। जैसे सदन खान ने लिखा है, सर साइंस की क्लास में डिजिटल बोर्ड था, अभी नॉर्मल बोर्ड है, लगता है। क्या लगता है? सदन, दरअसल सदन
ये पहले से क्लास इसमें अरेंज हो गया था, और जिस क्लास में मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इसमें अभी डिजिटल बोर्ड नहीं लगा। तो इसमें अरेंज हो गया था क्लास, नहीं तो डिजिटल बोर्ड वाले में ही मैं ले लेता। मैंने टेक्निकल स्टाफ से पूछा है तो उन्होंने कहा है कि सब यहाँ अरेंज कर दिए हैं। अब वहाँ क्लास लेने का मतलब 5-7 मिनट आप लोगों को लेट होता, तो इसलिए मैंने उसमें नहीं लिया। और आपकी इच्छा है तो कल से मैं उसी में लूँगा। संभव है कुछ दिनों में इसमें भी डिजिटल हो जाएगा, इस लेक्चर हॉल में भी। तो जिस किसी में भी क्लास हम लोग लेंगे आपको डिजिटल ही मिलेगा। सदन ये बताइए, डिजिटल में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्लास लेने में या नॉर्मल बोर्ड पर? सबसे पहले तो ये जवाब दीजिए। ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं नॉर्मल बोर्ड पर, कैसा लग रहा है सदन? अच्छा या नहीं? जल्दी जवाब दीजिए। नहीं। सदन जल्दी बोलें आप। बोलिए। तो चलिए, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं सदन। सदन बोल रहे हैं कि सर यूपीएससी सीएपीएफ के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। सदन ये ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी की जरूरत तो इसलिए होता है कि बेसिक चीजें आप जान लें, बट हमारे सेक्शन में आपको जरूरत इसलिए नहीं है कि मैं बहुत बेसिक चीजें और एडवांस तक चलता हूं, तो कुछ बच ही नहीं जाएगा। तो मेरे सेक्शन में आपको इधर उधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास रेगुलर है, वीडियो देख रहे हैं, जो डाउट है हमारे क्लास में पूछ ले रहे हैं, तो बेसिक से लेकर काफी हाई फाई तक सीडीएस, सीएपीएफ, पीसीएस आराम से आप करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। हाँ, एनसीईआरटी एक और जरूरत पड़ता है पढ़ने की। सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस वगैरह दे रहा है, या सिविल सर्विस, पीसीएस वगैरह, बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपका बैकग्राउंड नहीं, माना कि साइंस बैकग्राउंड के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब बैकग्राउंड नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत करेंगे। इसलिए छोटे क्लास के, 8th 9th 10th के ये बुक्स पढ़ेंगे तो बहुत छोटी छोटी बातें जो कमीशन पूछेगा उनसे रिलेटेड बातें आप बेसिक जब चीजें जानेंगे तो बच्चों के रूप में राइटर ने अच्छे से सिंपल ढंग से समझाया है, लिखा है, तो आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसलिए भी जो बैकग्राउंड नहीं है, एनसीईआरटी हम लोग रिकमेंड करते हैं और आपके लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन जो कोई क्लास की टीचर बेसिक से हर बातों को क्लियर करता चलता है तो मेरे ख्याल से उसमें जरूरत नहीं है, और आपको टाइम भी बचाना है, उसमें अननेसेसरी टाइम नहीं देना। और जिसमें इस तरह की बातें नहीं है, बेसिक नहीं, आप वेल नोन है, वहां पर पढ़ लेना उचित होगा। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सदन ने कुछ लिखा है कमेंट, टीचिंग तो टीचिंग है, क्या फर्क पड़ता है? थैंक यू सदन। बस यही विचार होना चाहिए, जहां से आपको ज्ञान मिले, वो डिजिटल बोर्ड हो या नॉर्मल बोर्ड। मैं ऐसा उम्मीद भी रखा था, आप समझदार स्टूडेंट हैं तो इसी तरह के विचार देंगे, और चांसेस है कुछ समय में डिजिटल बोर्ड यहां भी हो जाएगा तो आपको यहां भी मिलेगा। आइए चलते हैं हम लोग। गौरव का भी कमेंट थोड़ा सा देख लें। सर आप कभी भी पढ़ाएं, अच्छा ही पढ़ाते हैं, यू आर बेस्ट। अरे नहीं गौरव जी, मैं तो कहता हूं मेरा सौभाग्य है आप जैसे अच्छे, आप सभी स्टूडेंट बड़े अच्छे हैं, बड़े संस्कारिक, बड़े अच्छे परिवार से बिलोंग करने वाले, बड़े समझदार, बड़े सिंसियर, बस यही मैं मानता हूं। क्योंकि आप लोग अच्छे नहीं होते तो जाहिर सी बात है इस तरह के कमेंट नहीं आते। ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, फिर भी उनका ध्यान ही पढ़ाई में नहीं है, तो अच्छे को अच्छा समझेंगे कहां? डिस्टर्ब है मेंटली। तो आपको इस तरह के आप सभी लोग जो विचार देते हैं, इसका मतलब हुआ कि अच्छे आप लोग हैं, और जब आप अच्छे होंगे तो हम लोगों को अच्छा पढ़ाने का मन करेगा ही, ये भी सच्चाई है। आइए देखा जाए। देखिए, श्रोता या दर्शक जो होता है इस समय देखा जाए तो एज ए स्टूडेंट आप लोग हैं हमारी चैनल पर, तो ये मीनिंग रखता है कि आप लोग भी बड़े सिंसियर हैं, समझदार हैं, और आप लोगों को भी देख रहा है टारगेट, तो जाहिर सी बात है टीचर तो ऐसा एफर्ट करेगा। आइए देखते हैं और भी कुछ लोगों का कमेंट, फिर चलते हैं हम आगे। ये और तो देवाशीष जी कुछ लिख रहे हैं, सॉरी सर स्टरडे मेरा नेट कटा गया था सो रिप्लाई नहीं दे पाया। चलिए कोई बात नहीं देवाशीष, कोई बात नहीं,
पढ़िए मन से, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग चलते हैं आगे। तो बफरिंग हो रहा है क्या? ये क्या लिख रहे हैं एक लोग, बाकी का तो नहीं है, एक ही लोग लिख रहे हैं, बाकी सबका तो ठीक है। पंकज, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्लैग डिकोरम, ध्वज आचार संहिता, इस पर आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, एक समय था हमारे इंडिया कंट्री में जो पर्टिकुलर प्लेसेस पर ही फ्लैग फहराए जाते रहे, और पर्टिकुलर डे, यह भी ध्यान रखिए, पर्टिकुलर डेट, एवरी डेट नहीं, एवरी प्लेस नहीं। जैसे आपको याद होगा, बचपन में आप लोग रहे होंगे तो आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे या और भी स्कूल, तो स्कूल कॉलेज में 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही मात्र हम लोग ध्वज फहराते थे। तो तिरंगा जो हम भारतीयों का आन मान शान है, इसको हम लोग फहराते थे, और किस तरह से हम लोग नारे लगाते थे, गाने गाते थे। बट पर्टिकुलर डेट क्या मैंने बताया, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, तीसरा कोई डेट नहीं था। और कुछ पर्टिकुलर ऑफिसेस पर ही ध्वज होते थे, सरकारी ऑफिसेस पर। जनरली ये नहीं कि कहीं हम आप अपने घरों पर तिरंगा लगा लें, ये आपको राइट नहीं था। लेकिन अब समझिए, आज आपको यह अधिकार कैसे मिल गया, इसको समझिएगा। आपकी कंट्री में एक जाने माने लीडर का नाम सुने होंगे, उनका नाम है, नाम मैं अभी भूल गया, हां, नवीन जिंदल उनका नाम है, रहने वाले हरियाणा के। नवीन जिंदल साहब की एक कंपनी है मध्य प्रदेश में, जिंदल स्टील एंड कॉरपोरेशन कंपनी। तो जिंदल स्टील एंड कॉरपोरेशन कंपनी जो प्राइवेट एक कंपनी है, वो ध्वज फहराना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया कि किसी प्राइवेट बॉडी कंपनी पर आपको ध्वज फहराने का राइट नहीं। नवीन जिंदल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि हम भारत के नागरिकों को हमारा आन मान शान जो तिरंगा है, कहीं भी फहराने का अधिकार होना चाहिए, और किसी भी डे को। इस केस में हियरिंग होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना इस प्रकार से डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पर विचार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया। तो केंद्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि आप इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक कमेटी सेटअप की। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट जब ऐसा डायरेक्शन दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में पी डी सिन्हा डिप्टी सेक्रेटरी थे। तो ये पी डी सिन्हा उस समय डिप्टी सेक्रेटरी थे, ये थे डिप्टी सेक्रेटरी। पी डी सिन्हा उप सचिव थे, सॉरी, तो पी डी सिन्हा उस समय डिप्टी सेक्रेटरी थे, उप सचिव थे। भारत सरकार के सर्विस में डिप्टी सेक्रेटरी उप सचिव थे। इन्हीं के चेयरमैनशिप में इन्होंने, यानी अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप किया, और इस कमेटी का नाम पड़ा पी डी सिन्हा कमेटी। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में कमेटी सेटअप किया, और इस कमेटी का नाम पड़ा पी डी सिन्हा कमेटी। पी डी सिन्हा समिति को जिम्मेदारी दिया गया कि आप स्टडी करके और सजेस्ट करें किस तरह से व्यवस्था किया जाए। कमेटी का जब रिपोर्ट आ गया तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने इस पर व्यवस्था दिया, राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता। और राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता में व्यवस्था क्या दिया गया, नेशनल फ्लैग डिकोरम के लिए व्यवस्था क्या है, अब आप लोग इसको समझें। इसके लिए व्यवस्था दिया गया कि ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, तिरंगा कभी भी और किसी भी डे को फहराया जा सकता है। कोई पर्टिकुलर डे 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को ही नहीं, कोई भी डे एंड कोई भी डेट फहराया जा सकता है। एंड किसी भी प्लेस, तो प्लेस भी पर्टिकुलर नहीं कि सिर्फ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज,
सिर्फ कलेक्टर का ऑफिस, प्रधानमंत्री का कार्यालय, पार्लियामेंट, ऐसा नहीं। कहीं भी गवर्नमेंट प्लेस, गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऐसी जगह नहीं कि कोर्ट में, न्यायालय में, कलेक्टर के यहां, गवर्नमेंट कॉलेज, नथिंग। भारत का हर नागरिक किसी भी प्लेस पर किसी भी डेट को तिरंगे को फहरा सकता है। हम आप कोई भी नागरिक। आगे क्या फ्लैग डिकोरम में है? आगे फ्लैग डिकोरम में बातें मेंशन है कि सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पहले फहराया जाना चाहिए। ऐसा नहीं सूर्योदय होने के पहले नहीं, और सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं। सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त होने से पहले। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कोई फहराने का बहाना कर रहा है और डंडे में बांध के फ्लैग को धरा जमीन से स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता में दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का जमीन से, धरा से टच, स्पर्श नहीं होना चाहिए। कोई फ्लैग को डंडे में बांधकर और तालाब, नदी में टच करता है पानी में, बिल्कुल नहीं। तो किसी भी तरह से धरा पृथ्वी से स्पर्श, धूल से स्पर्श नहीं, और जल, तालाब, पानी से भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। एक ऊंचाई पर होना चाहिए। और इस प्रकार से भारत का कोई भी नागरिक अपने घर, अपने दुकान, अपने कोई बिजनेस प्लेस, किसी भी प्लेस को सेलेक्ट कर सकता है फहराने के लिए, और किसी भी डेट, किसी भी डे को। इसलिए जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आज हम सभी भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज आचार संहिता के तहत जो ध्वज फहराने का अधिकार, किसी भी डे को, किसी भी डेट को, और भारत के सभी नागरिकों को किसी भी प्लेस पर यह फहराने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है, यह कंट्रीब्यूशन, यह योगदान, यह श्रेय किसको जाता है? आपका जवाब होगा नवीन जिंदल साहब। ठीक है, तो यह है फ्लैग डिकोरम आज के डेट में जो व्यवस्था दिया गया। और इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 हैं, आपको प्रिंटेड नोट्स में मैंने अपलोड कर दिया है, सब कुछ है, इनसे रिलेटेड सारा एक्सप्लेनेशन हो गया। हम लोग अब बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रेसिडेंट यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका। और यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका। और इसके हेड होते हैं राष्ट्रपति। यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट जो पोस्ट है ये आता है अंडर आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। तो प्रेसिडेंट जो पोस्ट है ये आता है अंडर आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52। और इनके लिए जो व्यवस्था दिया गया है वो इस प्रकार की व्यवस्था प्रेसिडेंट के लिए। अंडर आर्टिकल 52 जो पोस्ट है प्रेसिडेंट, सबसे पहले हम लोग इसमें बातें ये करें कि प्रेसिडेंट कैसा पोस्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट पोस्ट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, ये हमारे कंट्री का टॉप मोस्ट पोस्ट है। आपके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इनसे बड़ा कोई पोस्ट नहीं है। एपेक्स का पोस्ट, सुप्रीम पोस्ट प्रेसिडेंट होता, और प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है। आप ये भी समझ लीजिए, इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है, यानी हमारे आपके द्वारा इलेक्टेड जो लोग हैं, जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो हमारे आपके द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, इन्हीं के द्वारा इलेक्टोरल बोर्ड होता है, और ये वोटिंग करते हैं, हम आप नहीं। तो इसलिए जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में, वो हमें आप इलेक्ट करके भेजें। तो इनके पार्टिसिपेशन से हमारा आपका पार्टिसिपेशन माना जाता है, और इसलिए इस इलेक्शन को कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन।
और भी हम बातें करेंगे, पहले इतना समझिए। आपको यह बता दूं, हमारी कंट्री का सुप्रीम पोस्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो पोस्ट है यह एपेक्स का पोस्ट है, हमारी कंट्री का फर्स्ट सिटीजन है। इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडरिटी के लिए एक सिंबल में कोई पोस्ट है, सिंबल प्रतीक के रूप में कोई पोस्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। तो भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के लिए अगर कोई पद है प्रतीक के रूप में, तो वह पद है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, आइए देखते हैं आगे हम लोग। राष्ट्रपति जो पोस्ट है, इसके लिए मैंने बताया, जो इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडरिटी के लिए सिंबल के रूप में कोई पोस्ट है, वो है प्रेसिडेंट। भारत की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के लिए अगर प्रतीक के रूप में कोई पद है, वह पद है राष्ट्रपति। और यह पद राष्ट्रपति निर्वाचित, इलेक्टेड होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग ये बात करें, इनके इलेक्शन की व्यवस्था कैसे। इनके इलेक्शन की जो व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये एक इलेक्टोरल बोर्ड के थ्रू। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है, ये होता है एक इलेक्टोरल बोर्ड के थ्रू। ये होता है इलेक्टोरल बोर्ड, इसको इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। तो ये है इलेक्टोरल बोर्ड, या इसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। हिंदी में इसको बोला जाता है निर्वाचन मंडल या निर्वाचन कॉलेज। निर्वाचन मंडल या निर्वाचन कॉलेज। निर्वाचन मंडल या निर्वाचन कॉलेज। इलेक्टोरल बोर्ड निर्वाचन मंडल के मेंबर, द इलेक्टेड मेंबर्स, पॉइंट फर्स्ट, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये होंगे द इलेक्टेड मेंबर, द इलेक्टेड मेंबर्स of both houses of the parliament, of the parliament। हिंदी में कहा जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आप जानते होंगे पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा, और दोनों में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर, जैसे 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, और 12 किन क्षेत्रों से आते हैं? लिटरेचर, साहित्य, साइंस, विज्ञान, आर्ट, कला एंड सोशल सर्विस, समाज सेवा। तो इन क्षेत्रों से आते हैं कितने मेंबर? 12, और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। तो ये 12 प्रेसिडेंट इलेक्टोरल बोर्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा। तो 2 आंग्ल भारतीय जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे लोकसभा में, वो भी भाग नहीं लेंगे। यानी टोटल नॉमिनेटेड पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस को लेकर 14 मेंबर, ये 14 भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यवस्था इनके लिए दिया गया है। आपने देखा ये इलेक्टेड मेंबर। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव assemblies of legislative assemblies of states, of legislative assemblies of states। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राज्यों के जितने सारे विधानसभाएं हैं उनमें एक एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय रिलेटेड स्टेट गवर्नर, तो वो भी भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज,
यानी संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये हो गया प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल बोर्ड। और प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल बोर्ड जो हो गया, यही मेंबर वोटिंग करते हैं। आप ध्यान दीजिए, इन मेंबर को इलेक्ट करके हम ही लोग भेजे हैं। अगर ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनके थ्रू प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमारा आपका पार्टिसिपेशन माना गया है। यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इंडिया की पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, बट डायरेक्ट नहीं। कैसे करती है? इनडायरेक्ट। समझिए, इलेक्शन कोई भी होता है, सबसे पहले प्रत्याशी का नॉमिनेशन होता है। तो नॉमिनेशन कैसे है, अब इनको समझिएगा। ये है नॉमिनेशन, आप हिंदी में इसे कहेंगे नामांकन। तो नॉमिनेशन, नामांकन की जो व्यवस्था है, इनके लिए व्यवस्था इस प्रकार से। प्रोपोजर्स, यानी प्रोपोजर्स को हिंदी में कहा गया है प्रस्तावक। तो यह हिंदी होगा प्रस्तावक। तो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए प्रोपोजर्स की जरूरत होती है 50। और ये 50 कौन होंगे? हम आप। ठीक है, तो हम आप नहीं होंगे 50, इलेक्टोरल बोर्ड में से कोई 50 होंगे 50 जो नाम को प्रपोज करेंगे। तो हमारे आप जैसे लोग प्रपोजर्स नहीं होंगे, नाम को प्रस्ताव लाने वाले प्रस्तावक जो होंगे, जो नाम का प्रस्ताव लाएंगे राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में, ये हम आप 50 नहीं होंगे, ये होंगे इलेक्टोरल बोर्ड में से। और मैं पहले ही बता चुका हूं इलेक्टोरल बोर्ड में कौन होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इनमें से कोई 50 होगा जो राष्ट्रपति पोस्ट के प्रत्याशी के नाम का प्रपोजल लाएगा, प्रस्ताव लाएगा। अदर 50 होंगे जो सपोर्ट करेंगे, इनको आप कहेंगे सेकेंडर्स। तो ये सेकेंडर्स या कहेंगे अनुमोदक। और सेकेंडर्स अनुमोदक की संख्या होगी, ये होगी 50-50। और ये भी कौन होंगे? इन्हीं में से। हम आप नहीं होंगे। 50 से अधिक होंगे, कम नहीं। 49-48 हुआ तो नहीं चलेगा, एटलीस्ट 50 या मोर देन दिस। तो ये संख्या एटलीस्ट 50 मोर देन दिस। 50 जो यहां है, इनमें से एक भी यहां नहीं। ये 50 या मोर देन दिस सेपरेट, और ये 50 सेपरेट अलग, और इनसे ज्यादा हो, कम नहीं। अब आगे चलिए, नेक्स्ट व्यवस्था दिया गया है सिक्योरिटी डिपॉजिट। नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमानत राशि। सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमानत राशि। और जमानत राशि के लिए अमाउंट रखा गया है 15,000 रुपये। ये अमाउंट है 15,000 रुपये। और ये जमा कहां करेंगे? ये जमा करेंगे आरबीआई रिजर्व बैंक के लिए। तो आरबीआई रिजर्व बैंक में जमा करेंगे ये 15,000 रुपये। ठीक है, ये है नॉमिनेशन के लिए। ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगे तो राष्ट्रपति का नॉमिनेशन, नामांकन होगा। नहीं फुलफिल हुए तो राष्ट्रपति का नामांकन नहीं होगा, यानी एज ए प्रत्याशी ही एलिजिबल नहीं रहे। वोटिंग में, मतदान में कहीं से उनके पार्टिसिपेशन सहभागिता नहीं, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो सबसे पहले नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के लिए आपने देखा 50 अगर हैं नाम को प्रपोज करने वाले, लेकिन सेकेंडर्स में अगर 50 से कम हो गए तब भी कहानी खत्म। और सेपरेट 50 मैंने बताया, ये भी आपने देख लिया। ये है राष्ट्रपति के नॉमिनेशन की बातें। और नॉमिनेशन हो गया, अब ये चुनाव लड़ेंगे, वोटिंग होगा, सब कुछ होगा। लेकिन किस तरह से वोटिंग होगा, कैसे कैसे, ये सारी बातें बाद में। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन की बात करें। तो राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन में मैं क्वालिफिकेशन लिख रहा हूं, राष्ट्रपति का आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन, इनकी योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं। और राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन, योग्यता की बात किया जाए तो इस प्रकार से, योग्यताएं इस प्रकार। क्वालिफिकेशन से पहले एक बात बता दूं, ये 15,000 रुपये जो जमानत राशि जब्त करेंगे, माना कि वोटिंग हुआ और टोटल वैलिड वोट का 1/6 या मोर देन दिस वोट पाए, तो ऐसे परिस्थिति में भले ही हार गए लेकिन जमानत राशि जब्त नहीं होगा। लेकिन 1/6 से कम वोट पाए तो हार तो गए ही हैं, काफी कम वोट पाए। ऐसे परिस्थिति में
इनकी टोटल अमाउंट जब्त हो जाएगी, जिसको कहते हैं जमानत राशि जब्त होना। यानी 1/6 से कम का मतलब 1/7 इन्होंने वोट पाया, 1/8 पाया, 1/10 पाया, काफी कम है। तो हार तो यही है। 15,000 रुपये जो आरबीआई में जमा किए वो भारत सरकार के खाते में चला गया, जब्त हो गया, और इसी को बोला जाता है जमानत राशि जब्त होना। आगे चलिए, अगर इन्होंने 1/5, 1/4 पाए या 1/6 पाए, तो 1/6 या इनसे ज्यादा तो भले ही हार गए हैं, बट जमानत राशि जब्त नहीं होगा। यह है इनके लिए एक स्टैंडर्ड मानक, आप समझ गए होंगे। एसएससी कमीशन भी पूछ चुका है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रत्याशी को जमानत राशि जब्त होने से बचने के लिए एटलीस्ट कितने वोट्स पाने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यह व्यवस्था किया गया। अच्छा, सदन ने कहा है, कमेंट किए हैं कि क्या संविधान में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सरकारी संस्थानों में गाया जा सकता है? भाई, पार्लियामेंट में गाया जाता है, उससे बड़ा संस्थान कौन है? संवैधानिक संस्थान में गाया जाता है। अभी आप जानते होंगे यहां नरेंद्र मोदी जी का जो सेंट्रल हॉल की जो बात है, जो उसमें एक तरह से नेता के रूप में चुने गए, तो उसमें भी जनगण मनगण को महत्व दिया गया। और इसी प्रकार से सदन में जो शुरुआत होता है तब भी वंदे मातरम को महत्व दिया गया। इस प्रकार से वंदे मातरम हमारे देश में राष्ट्रीय गीत है, और राष्ट्रीय गीत को तो सिर्फ स्कूल कॉलेज ही नहीं, सरकारी संस्थान में भी गाने का पूरा वो। हाँ, अगर आप महत्व नहीं देते हैं एज ए ऑफिसर, जो भी कुछ और भी मेंटलिटी है, बात अलग है, लेकिन हमारा संविधान इसको किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इसको गाने से, इसको महत्व देने से नहीं रोकता है। दरअसल देखा जाए सदन दी, तो सही मायने में देखा जाए तो वंदे मातरम को महत्व देना का मतलब हुआ कि नेशनलिटी, राष्ट्रीयता को आप महत्व दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम कोई सामान्य गाना, कोई सामान्य धुन, कोई सामान्य दोहा कविता नहीं है। वंदे मातरम हमारी कंट्री में एक ऐसा सॉन्ग रहा है जिसकी हिस्ट्री रही है, एक से एक योद्धा, वीर क्रांतिकारी, अंग्रेज ऑफिसर के अगेंस्ट जो आंदोलन छेड़ते थे, संघर्ष करते थे, युवा क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी कोई वंदे मातरम सॉन्ग गाना शुरू किया। ये वंदे मातरम सॉन्ग क्रांतिकारियों के रक्त में एक ऊर्जा पैदा करता था और भारत माता के आंचल पर लगे गुलामी के दाग को यह साहस देता था, उस दाग को मिटाने का, गुलामी दूर करने का। और एक तरह से हमारी युवा क्रांतिकारी इसी गाने को गाते हुए पूरे जज्बे हौसले से एक इतिहास रच चुके हैं। आप जानते ही होंगे राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये हंसते हंसते फांसी पर लटक गए थे। किसके लिए? आप सभी जानते होंगे, हम देशवासियों के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। तो इस तरह से कहा जाता है, और यह सच्चाई कहा जाता है कि वंदे मातरम कोई सामान्य फिल्मी सॉन्ग नहीं है। इसको तो पूरे हृदय के साथ, पूरे तन्मयता से, पूरे मनोभाव से, भारत के नागरिक होने का गर्व करते हुए गाना, वंदे मातरम गीत को गाते हुए गर्व महसूस करना चाहिए और गाना चाहिए। लेकिन जानते होंगे आज भी पार्लियामेंट में कुछ मेंबर भारत की जनता इलेक्ट करके भेज ही देती है, जो जय हिंद कहने में शर्माते हैं, वंदे मातरम कहने में शर्म रखते हैं। देश की जनता की भी गलती है। जब इस तरह से शर्म करते हैं तो देश की जनता कितनी गलत करती है, इसी गलती की पुनरावृत्ति करती है। ऐसे लोगों को लोकसभा, राज्यसभा में भेजती क्यों? हमारी आपकी भी गलती है। एक बार जब उसने सबक दे दिया, बोल दिया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो लाखों जनता के प्रतिनिधि के काबिल वो कहां रहे? ये हम अब भी गलती करते हैं। जिस किसी क्षेत्र से कोई इलेक्ट होकर आता है, उस क्षेत्र की जनता की गलती है कि बार बार ऐसी गलती देश की जनता करती है। आप समझ गए होंगे। तो वंदे मातरम जो सदान खान जी आपने पूछा है कि क्या सरकारी संस्थान में गाया जा सकता है? बिल्कुल, पार्लियामेंट में भी गाया जाता है, और पार्लियामेंट तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 79।
तो इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े संस्थान, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में गाया जा सकता है, तो हर जगह के लिए उसको महत्व देना चाहिए। स्कूल वगैरह में देख रहे हैं एक अच्छी परंपरा कुछ क्षेत्रों में हो गया है, कुछ राज्यों में जो वंदे मातरम को महत्व दिया जा रहा है। कुछ राज्यों में तो यहां तक भी एक नई परंपरा देने का प्रयास किया गया है कि जब टीचर अटेंडेंस बोलते हैं तो उस समय यस सर न बोला जाए, जय हिंद बोला जाए, वंदे मातरम बोला जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह की परंपरा बचपना से भारत की ये एक नए समाज, एक नए पीढ़ी को, बच्चों को शिक्षा मिलता है तो एक हमारा समाज जो आगे बढ़ेगा, आगे आएगा। ये बच्चों में बचपना से ही नेशनलिटी की बात होगी, राष्ट्रीयता की बात होगी और इस जज्बे से हमारा समाज और मजबूत होगा। भारत एक मजबूत भारत के रूप में फ्यूचर में उभरेगा। इसको महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, आइए योगी जी का विचार मैं देख लूं। योगी जी ने कुछ कमेंट किया है, जो वंदे मातरम नहीं कहता है वह जिहादी होता है, देश का दुश्मन होता है, जो देश के संविधान को नहीं मानता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह सभी भारतीयों का विचार होना चाहिए। जो वंदे मातरम सॉन्ग को महत्व न दे, वास्तव में कहा जा सकता है कि सच्चा देश का वो नागरिक नहीं है और राष्ट्रीयता के खिलाफ उसके खुराफात दिमाग में होते हैं। अगर वंदे मातरम गाने में जो गर्व महसूस न करे, ये गलत है। भारत के नागरिक होने में भी उसे शर्म होनी चाहिए। कुछ और लोगों का भी विचार देख लें। सदन खान का, वंदे मातरम नहीं गा सकते तो फिर देश में क्यों रह रहे। वेरी गुड, तो समझ रहे हैं। अच्छा लगा मुझे आप लोगों के विचार सुन करके। हम सभी नागरिकों के ऐसे ही विचार होना चाहिए। अगर सभी के ऐसे विचार होते तो इक्का दुक्का जो खुराफाती पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं वो नहीं पहुंचते हैं और सभी में नेशनलिटी। देखिए, पार्टी राजनीति के मुद्दे एक अलग बात है, किसी पार्टी का कोई मुद्दा कोई, लेकिन राष्ट्रीयता और देश की सुरक्षा में कोई पार्टी, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। देश का दुश्मन है तो कोई एक पार्टी का दुश्मन नहीं, हम सभी देश के नागरिकों का दुश्मन है। क्योंकि देश है तभी हम सभी हैं और देश है तभी पार्टी है। तो सुरक्षा और नेशनलिटी में कोई पॉलिटिक्स, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये हम सभी नागरिक हैं, हमारे देश का कोई दुश्मन है तो हम सभी नागरिकों का दुश्मन है। और राष्ट्रीयता की जहां बात होनी चाहिए वहां भी हम सभी को एक होना चाहिए। आइए, समझदार हैं आप लोग, समझ गए होंगे। हम लोग आगे चलते हैं। योग्यता में मैं बात करना चाहूंगा। योग्यता में नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ, 4 योग्यता की बात मैंने किया और योग्यता में बोल रहा हूं। अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो मैं योग्यता बोल रहा हूं बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो इस प्रकार से बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है। नंबर फर्स्ट योग्यता, उसे भारतीय मूल का होना चाहिए, उसे इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। और सेकेंड, 35 इयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूर्ण होनी चाहिए या इनसे ज्यादा, 35 से कम ना हो। और नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट ये कि लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य हो, लोकसभा के मेंबर बनने के योग्य। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोकसभा का मेंबर इलेक्टेड हो, मैंने क्या बोला, लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य हो। और फोर्थ क्वालिफिकेशन क्या है, किसी प्रॉफिट पोस्ट, किसी लाभ के पद पर न हो। ये 4 योग्यताएं मैंने बोला। आप लोग बताइएगा, इसमें कोई ऐसा योग्यता तो मैंने नहीं बोला 1 2 3 4 को ABCD मानिए। कमीशन ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इनमें से कौन सी योग्यता रॉन्ग है, कौन सी योग्यता गलत है। कितने लोग जवाब देंगे? ये है A, B, C और ये D। तो ABCD में बोलिए कौन सा गलत है। आप लोगों का विचार मैं जानना चाहूंगा, जल्दी अपनी कमेंट दीजिएगा, कौन सा गलत है। और जो मानते हैं सभी सही है तो वो लिखें यस, और जो गलत जिसको मानते हैं ABCD लिखें कोई भी। कौन गलत है? A गलत है, B गलत है, C गलत है, अपने कमेंट में ऑप्शन दें जिसको भी गलत मानते हैं। नहीं, कोई नहीं विकास जी, ज्योग्राफी का नोट्स आपको नहीं मिला है तो मैं भी क्लास से निकल करके ज्योग्राफी के सर से, अमन सर से बोल दूंगा, आपको अपलोड करवा दूंगा। अभी निकलते ही बोल दूंगा, टेंशन ना लीजिए।
नोट्स का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो नोट्स नहीं मिला है वो कमेंट में लिख दिया कीजिए, कोई बात नहीं, मैं अभी करवा दूंगा। चलिए बताइए आप लोग जवाब। ABCD कौन गलत है? ऑल आर करेक्ट। गौरव बोल रहे हैं ऑल आर करेक्ट। जल्दी, एक लोगों का जवाब आ गया, गौरव जी का। और कोई बोलिए। अच्छा, विकास भी शायद सभी को सही मान रहे हैं। और कोई? समर मान रहे हैं ये गलत है। तो समर सही क्या होगा आप कमेंट दे सकते हैं। विकास रावत जल्दी बोलिए। और कोई? सदन बोल रहे हैं ऑल आर राइट। चलिए ऑल राइट बोल रहे हैं, सभी ठीक है। अच्छा, और कोई? जल्दी बोलिए। और कोई? नमो क्वेश्चन रिपीट। अच्छा नमो क्वेश्चन सुनिए, मेरा क्वेश्चन है 4 योग्यता मैंने बोला। फर्स्ट योग्यता इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल का व्यक्ति हो। बी ऑप्शन 35 ईयर्स एज कंप्लीट हो चुका हो। सी लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य हो। डी किसी प्रॉफिट पोस्ट किसी लाभ के पद पर न हो। क्वेश्चन मैंने रिपीट किया, बताइए। ऑप्शन भी रिपीट कर दिया, समझेंगे। वेरी गुड समर, 1-2 लोग और सही जवाब दिए हैं। गलत है फर्स्ट, समझिएगा ए ऑप्शन गलत है। और कैसे गलत है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया है, समझ लीजिए। ए में मैंने दिया है इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो, भारतीय मूल का व्यक्ति हो। सभी समझे? देखिए हमारे संविधान में योग्यता में इंडियन सिटीजन मेंशन है, इंडियन ओरिजिन नहीं। तो भारत का नागरिक कहा गया है, भारतीय मूल नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट योग्यता ही गलत है। अगर इंडियन ओरिजिन की बात होती तो आप सोच लीजिए, इस प्रकार से किसी पोस्ट के लिए आप देखते होंगे, आप छोटे से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन देते हैं, आपके अंदर नागरिकता की बात नहीं है, नागरिक नहीं है, एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। राष्ट्रपति के लिए भी सेम वही बात है। भारतीय मूल के हैं ये सफिशियंट नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। आज इसी कारण से सोनिया जी किसी भी महत्वपूर्ण पोस्ट के योग्य हैं। आप देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश रायबरेली से प्रतिनिधि, लोकसभा के प्रतिनिधि हैं, सदस्य हैं। जबकि सोनिया जी इंडियन ओरिजिन की नहीं है, सोनिया जी भारतीय मूल की नहीं। भारतीय मूल से मतलब होता है जिनका जन्म भारत में हुआ। तो सोनिया जी का ओरिजिन है इटली, लेकिन आज डिमांड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिक। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिन डिमांड होता तो सोनिया जी लोकसभा की मेंबर नहीं होती। हमारे संविधान में योग्यता फर्स्ट है भारत का नागरिक, ओरिजिन भारतीय मूल नहीं। अब समझ गए होंगे। आइए सेकेंड योग्यता को भी डिस्कस कर दूं। सेकेंड योग्यता 35 ईयर से एज कंप्लीट हो। मैक्सिमम एज का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति या किसी पॉलिटिकल पोस्ट, किसी राजनीतिक पद के लिए अधिकतम उम्र का कोई भी मानक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, लिमिटेशन नहीं। बट मिनिमम एज का लिमिटेशन है, एटलीस्ट कितना कंप्लीट हो, 35। 35 से कम होगा तो आप समझ जाइए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उम्र 35 से कम है, कोई भी ऐसा भारत के नागरिक जिनका उम्र 35 से कम है, वो राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के योग्य नहीं। मैक्सिमम का लिमिटेशन नहीं, वो 60, 70, 80 वर्ष का हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन 35 से कम ना हो। समझ गए। नेक्स्ट योग्यता लोकसभा का मेंबर बनने के योग्य हो। लोकसभा के मेंबर बनने के योग्य से मीनिंग क्या है समझिए, क्यों यह व्यवस्था दिया गया। दरअसल यह योग्यता फॉर्मेलिटी में, और इस फॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन इस प्रकार से। दरअसल यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है राष्ट्रपति, मैं बोर्ड पर सबसे ऊपर लिखा हूं। तो संघ की कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होते हैं। और आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो समझ लीजिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। संघ की कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संघ की कार्यपालिका के हेड राष्ट्रपति होते हैं और ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
और इस संघ की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, और उस यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड राष्ट्रपति हैं। इसलिए यूनियन एग्जीक्यूटिव जिधर रिस्पॉन्सिबल है बस उसी के हेड है राष्ट्रपति, तो जिधर रिस्पॉन्सिबल है यूनियन एग्जीक्यूटिव बस वही इनके लिए फॉर्मेलिटी दिया गया है। मैंने बताया यूनियन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, संघ की कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और यह संघ की कार्यपालिका लोकसभा के हेड हैं, इसीलिए यह व्यवस्था दिया गया है। फॉर्मेलिटी में इस फॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या है? जिधर यूनियन एग्जीक्यूटिव रिलेशन है और उसी यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड प्रेसिडेंट है, इसलिए उनके योग्यता में फॉर्मेलिटी है, लोकसभा के मेंबर बनने के योग्य। इसका मतलब यह मत समझिएगा कि जो लोकसभा का मेंबर इलेक्टेड होगा वही प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता, ऐसा नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, तो इसलिए इनके साथ यह व्यवस्था दिया गया है। फोर्थ योग्यता की बात करें तो फोर्थ योग्यता दिया गया है किसी प्रॉफिट पोस्ट, किसी लाभ के पद पर न रहो। प्रॉफिट पोस्ट लाभ का पद का मीनिंग क्या है समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रॉफिट पोस्ट को लेकर डिसीजन दे चुका है और आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन ऑर्डर करता है टॉप मोस्ट कोर्ट है हमारी कंट्री का, इसलिए वह पोस्ट के लिए जो भी डिसीजन देगा सुप्रीम कोर्ट लॉ कानून माना जाएगा। तो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ा पोस्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने जो डिसीजन दिया है, जो निर्णय दिया है, वही आज मानक है और आज के डेट में एक स्टैंडर्ड लॉ है। समझिएगा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया था कि 2 क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट प्रॉफिट पोस्ट के लिए डिसाइड किया और 2 क्राइटेरिया नंबर फर्स्ट दिया कि पोस्ट परमानेंट होना चाहिए। तो नंबर फर्स्ट क्राइटेरिया पद अस्थाई हो, परमानेंट हो। सेकंड क्राइटेरिया उसने दिया कि उस पद से संबंधित वेतन मिलता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर है और ये दोनों बातें उस पद से संबंध रखते हैं, रिलेट करते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, नंबर फर्स्ट पद अस्थाई हो, पोस्ट परमानेंट हो, और नंबर सेकंड उस पोस्ट से रिलेटेड वेतन मिलता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉफिट पोस्ट को लेकर 2 क्राइटेरिया डिसाइड किया और ये दोनों बातें किसी पोस्ट के साथ रिलेट करते हो, संबंध रखते हो, तो उस पोस्ट पर वैसे व्यक्ति को माना जाएगा वह पोस्ट प्रॉफिट पोस्ट, वह लाभ के पद पर है। क्लियर? आप लोग बताइए, सभी समझ गए होंगे। जितने भी पॉलिटिकल पोस्ट हैं क्या ये परमानेंट होते हैं? आप निश्चित रूप से जवाब देंगे नहीं। क्यों नहीं? आज कोई प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, कल भी अपने पद पर रहेगा, ये कोई नहीं जानता। आज किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, कल उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, सरकार गिर जाएगी। आज मंत्री जी हैं, कल को छुट्टी हो सकती है। पोस्ट परमानेंट नहीं है, पॉलिटिकल पोस्ट। तो जितने ऐसे पोस्ट जो परमानेंट नहीं है वो प्रॉफिट पोस्ट नहीं है। नंबर सेकंड वेतन की बात है। अगर ये दोनों पोस्ट, दोनों बातें मैच करते हैं तो प्रॉफिट पोस्ट कहे जाएंगे। आइए देखा जाए नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे और भी एग्जांपल ले लें। आप ये बताइए, जितने प्राइवेट पोस्ट हो, किसी प्राइवेट कंपनी में कोई करोड़ों का पैकेज पा रहा है, तो क्या जिस किसी पोस्ट पर है प्राइवेट कंपनी में उसका पोस्ट प्रॉफिट पोस्ट माना जाएगा? आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कोई किसी बड़े से बड़े पोस्ट पर हो, वह पोस्ट परमानेंट है ही नहीं। मान लीजिए आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपसे योग्य कोई आ गया, 2.5 लाख का पैकेज मंथली मिल रहा है आपको, लेकिन कोई आ गया वो 2,15,000 में तैयार है। समझिए 35,000 पर मंथ बचेगा और जो पहले से है उससे योग्य है, मालिक आपको छुट्टी कर दिया, उसको रोक लिया। तो इस तरह से प्राइवेट जितने कंपनी है उसमें किसी भी पोस्ट पर आप हमें वो परमानेंट पोस्ट नहीं है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ही गायब हो गया, इसलिए प्राइवेट पोस्ट पर कहीं भी है वो पोस्ट प्रॉफिट पोस्ट नहीं। इसी के बाद हम देखें बिजनेस। तो बिजनेस में भी कोई परमानेंट नहीं। आप जानते होंगे बिजनेस में आज का जीरो कल का हीरो होता है। आपके सामने एग्जाम्पल है अनिल और मुकेश भाई अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी, इसके एग्जाम्पल है। बिजनेस में हीरो से जीरो भी हो जाते हैं, इसके भी एग्जाम्पल हैं विजय माल्या,
एक समय था किंग फिशर का बल्ले बल्ले, आज देख रहे हैं गल्ले गल्ले हो गया। तो बिजनेस में परमानेंट अस्थाई नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग बातें करें तो बस क्राइटेरिया क्लियर है। कल को आपका सरकारी कोई पोस्ट होगा तो परमानेंट है और वेतन भी पा रहे हैं। आप इंस्पेक्टर हैं, पीसीएस आईएएस हैं, यानी आपका पोस्ट परमानेंट है। दोनों नेचर मिल रहे हैं। इसलिए आपको कभी भी फ्यूचर में इलेक्शन लड़ना होगा तो अपने आईएएस पोस्ट से रिजाइन करना होगा, इंस्पेक्टर पोस्ट से रिजाइन करना होगा, तब नॉमिनेशन वैलिड होगा, चुनाव लड़ेंगे, अदरवाइज नहीं। मान लीजिए चुनाव लड़ गए और हार गए तो आप सरकारी पद तो पहले ही हार गए, अब समझ गए। लेकिन पॉलिटिकल किसी पोस्ट पर हैं, चुनाव लड़ना है तो रिजाइन करने की जरूरत नहीं। आपको याद दिला दूं, राज्यसभा के मेंबर अरुण जेटली जी थे। 2014 का चुनाव हुआ उस समय, और राज्यसभा के मेंबर रहते हुए अरुण जेटली जी अमृतसर पंजाब से चुनाव लड़ गए। रिजल्ट आप जानते होंगे, हार भी गए, लेकिन उसके बाद भी अरुण जेटली जी राज्यसभा मेंबर पद पर थे। कारण क्या था? कारण यही था कि वह राज्यसभा के मेंबर थे, यानी पॉलिटिकल पोस्ट था, और पॉलिटिकल पोस्ट परमानेंट नहीं होता है, इसलिए उन्हें नॉमिनेशन के लिए रिजाइन देने की जरूरत नहीं। अब समझ गए होंगे। तो प्रॉफिट पोस्ट लाभ का पद क्या होता है आप समझ गए होंगे, कोई टेंशन किसी को। गौरव जी लिख रहे हैं कि सर इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन दोनों होना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। आपका जन्म कहीं भी हुआ बट भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, योग्य है। मैंने इसीलिए आपके इस डाउट को सॉल्व करने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया सोनिया गांधी जी का। तो आप देख रहे हैं सोनिया जी का ओरिजिन इटली है, लेकिन आज भारत में आपके देश में लोकसभा के मेंबर लगातार हो रही हैं। क्यों? ओरिजिन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिटीजन है। और सोनिया जी आज भारत के नागरिक हैं, जबकि इंडियन ओरिजिन नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि इंडियन ओरिजिन और सिटीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों डिमांड नहीं है, सिर्फ सिटीजन डिमांड है, नॉट ओरिजिन। क्लियर हो गए। और भी कुछ लोगों का क्वेश्चन देख लें। राघवेंद्र राजपूत बुंदेलखंड ये लिख रहे हैं कि सर पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद ओपन नहीं होता है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, स्क्रीन पर अपने नंबर दे दीजिए, मैं अभी नोट करवा लेता हूं और कंप्लेन करवा देता हूं टेक्निकल टीम को। तो संभव है ये प्रॉब्लम 1 आध घंटे में सॉल्व हो जाएगा। तो राघवेंद्र जी अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, स्क्रीन पर लिख दीजिए, तो हमारे टेक्निकल स्टाफ सुधार देंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये नंबर जो देते हैं नोट कर लीजिएगा और अश्वनी जी से बोल दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। अब क्वालिफिकेशन पर डिस्कस हो गया, हम वोटिंग की बात बताने चाह रहे हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग, मतदान कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वोटिंग का तरीका ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हिंदी में इसको बोला जाता है एकल संक्रमणीय मत। आइए मैं आपको समझाना यह चाहूंगा कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, एकल संक्रमणीय मत, जो भारत के संविधान में व्यवस्था है, ये क्या चीज है। देखिए इसका नाम सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग इसलिए है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसलिए कहते हैं क्योंकि वोटर अपने सिंगल वोट को प्रेफरेंस बेसिस पर ट्रांसफर करता है। इसलिए इस वोटिंग सिस्टम को नाम दिया गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और योगी जी बोल रहे हैं, क्या नाम है भाई? योगी ओपन था टाइगर, ये क्या नाम है? क्या नाम लिखे हैं? योगी, अच्छा, इन्होंने कुछ लिखा है। बाबा रामदेव ने कहा है जो तीसरा बच्चा पैदा करे उसका वोटों से अधिकार, इलेक्शन यानी वोट डालने, इलेक्शन लड़ने की कार और सरकारी सेवाओं में वंचित किया जाए। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं योगी जी। बाबा रामदेव जी का विचार मैंने भी आज मॉर्निंग
उस न्यूज चैनल पर देखा सुना, उन्होंने विचार दिया है कि मैक्सिमम 2 बच्चे, तीसरा बच्चा जो पैदा करता है तो उसको मत देने का अधिकार रोक दिया जाए, इलेक्शन लड़ने का अधिकार रोक दिया जाए और कोई भी सरकारी नौकरी न दिया जाए। इतना ही नहीं, अनेक सरकारी सुविधाओं से उसे वंचित किया जाए, रोका जाए। सही खबर है ये। तो बस इतना ही कि और कुछ कहना चाहेंगे योगी जी? बस चलिए, कोई बात नहीं। तो अच्छी बात आपने कहा। राघवेंद्र जी का नंबर नोट कर लिए हैं? अच्छा ठीक है, आइए समझिएगा। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग क्या है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग जो होता है इस प्रकार से, सबसे पहले मैं आपको बैलेट पेपर दिखा दूं। बैलेट पेपर इस प्रकार से होता है, ये होगा बैलेट पेपर। ये बैलेट पेपर है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रेफरेंस, ये सेकंड प्रेफरेंस और ये थर्ड प्रेफरेंस, ये फोर्थ प्रेफरेंस। तो ये ए, बी, सी एंड डी, 4 प्रेफरेंस। अब देखिए, वोटर्स आया वोटिंग करने, क्या किया? वो देखा चारों को। वोटर कौन है मैं पहले बता चुका हूं, इलेक्टोरल बोर्ड के मेंबर। चारों को देखा, अगर उसको लगा कि चारों में सबसे योग्य कौन है, बी, तो बी को कौन प्रेफरेंस का वोटिंग करेगा? फर्स्ट। अब उसको लगा कि इनमें सबसे योग्य तीनों में डी है, इनको किया सेकंड प्रेफरेंस। 2 बच्चे हैं ए और सी, अगर लगा कि दोनों में सबसे योग्य ए है, कौन प्रेफरेंस? थर्ड। ये लास्ट बच्चे हैं ये। तो एक वोटर अपने एक वोट, सिंगल वोट को प्रेफरेंस बेसिस पर ट्रांसफर करता है। मतदाता अपने एक मत को वरीयता क्रम में बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सिंगल वोट प्रेफरेंस बेसिस पर ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक मत वरीयता क्रम में बांटते हैं, इसलिए एकल संक्रमणीय मत। अब समझ गए होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस बैलेट पेपर को बोला जाएगा वैलिड, इसको बोला जाएगा वैध। ठीक है, वैलिड। और ध्यान दीजिए, वैलिड जो बोला जाएगा वैध, वैलिड होने के क्या पहचान है, अब इसको मैं बता दूं। वैलिड किसको नहीं कहेंगे ये भी समझ लीजिए। वैलिड होने का पहचान नंबर फर्स्ट, मान लीजिए कि वोटर्स कोई वोटिंग कर रहा है, लेकिन उसने गलती क्या किया? सबसे योग्य समझ लीजिए माना बी को, जिसको सबसे योग्य माना, लगातार उसी को 2 प्रेफरेंस का वोटिंग कर दिया। बैलेट पेपर क्या हो गया? कैंसल, रद्द, इनवैलिड हो गया। मैंने अभी बोला एक कैंडिडेट को एक ही प्रेफरेंस का वोटिंग, एक से ज्यादा प्रेफरेंस का वोटिंग एक ही को कर दिया, इसलिए बैलेट पेपर कैंसिल, रद्द हो गया, इनवैलिड हो गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? सेकेंड रिक्वायरमेंट किसी को वैकेंट नहीं छोड़ना है। और वोटर ने क्या किया? वोटर ने ऐसा किया कि लास्ट जिसको देना चाहता है वो छोड़ दिया, वोट ही नहीं किया, वैकेंट छोड़ दिया, इसलिए बैलेट पेपर फिर कैंसिल हो गया। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? थर्ड रिक्वायरमेंट यहां पर दिया गया है कि वोटिंग जो करना है वो सीक्रेट होना चाहिए, गुप्त मतदान, सीक्रेट वोटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से यह माना गया है कोई भी व्यक्ति वोटिंग किया, कोई वोटर वोटिंग किया और लहरा के दिखा दिया, बैलेट पेपर को लहरा दिया, पब्लिकली कर दिया, इसलिए भी क्या होगा? इनका बैलेट पेपर कैंसिल हो गया। तो इस तरह से ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, तब भी इनका बैलेट पेपर वैलिड होगा, अदरवाइज इनका बैलेट पेपर वैलिड नहीं होगा। समझ गए होंगे? फिर से मैं बता दूं, वैलिड बैलेट पेपर होने के लिए 3 रिक्वायरमेंट जानते होंगे। कोई भी इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन, वैलिड बैलेट पेपर का ही सिर्फ काउंटिंग होता है, इनवैलिड कूड़े में फेंक दिए जाते हैं, काउंटिंग नहीं। तो काउंटिंग करने के लिए जरूरत क्या है? सबसे पहले आपने देखा कि नंबर फर्स्ट,
एक कैंडिडेट को एक ही प्रेफरेंस, दूसरा नहीं। यह फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अगर एक को एक से ज्यादा प्रेफरेंस का वोटिंग कर दिया वोटर्स, तो बैलेट पेपर कैंसिल। सेकेंड रिक्वायरमेंट है वैकेंट नहीं छोड़ना है। माना कि वोटर सबको किया, लास्ट में जिनको देना चाहता है छोड़ दिया, वैकेंट हो गया, बैलेट पेपर फिर कैंसिल। थर्ड रिक्वायरमेंट जो वैलिडिटी के लिए है वो ये है, ये काम वोटर को सीक्रेट करना है। अगर वोटिंग करके पब्लिकली कर देता है तब भी उसका बैलेट पेपर इनवैलिड, कैंसिल। अब समझ गए होंगे, ये तीन रिक्वायरमेंट है वैलिड होने के लिए। ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है तो माना जाता है बैलेट पेपर वैलिड है, यानी बैलेट पेपर वैध है, और वैध का ही काउंटिंग होता है। अब हम आप लोगों को बताना चाहूंगा कि काउंटिंग कैसे होता है। ध्यान दीजिए, काउंटिंग के लिए व्यवस्था इस प्रकार से। सबसे पहले काउंटिंग की जो प्रक्रिया शुरू होती है तो फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट की काउंटिंग सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता दूं। ये फार्मूला है इलेक्शन कोटा। ये है इलेक्शन कोटा यानी चुनाव कोटा। और चुनाव कोटा का फार्मूला है इस प्रकार से, टोटल वैलिड वोट्स अपॉन टू +1। और ध्यान दीजिए, इसको दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं हाफ +1, दूसरे वर्ड, यानी आधा +1 होना चाहिए इलेक्टेड होने के लिए, जीतने के लिए। समझिए, तो ये हो गया इलेक्शन कोटा, आपने समझ लिया। अब समझना आसान होगा। मैं काउंटिंग की बात बताने चल रहा हूं। काउंटिंग में सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस की वोट की काउंटिंग करते हैं। तो माना कि ये को फर्स्ट प्रेफरेंस में वोट मिले हैं 400, बी को मिले हैं सपोज कर लीजिए 300, और सी को मिले हैं सपोज कर लीजिए ये हो गया 950, और डी को सपोज कर लीजिए मिले हैं 350 ये वोट। अब बताइए, फार्मूले के अनुसार टोटल कर लेंगे सभी को। फर्स्ट प्रेफरेंस में जिसको जितने मिले हैं टोटल कीजिए, तो टोटल आप देखेंगे 0, ये 0, 5 3 8, और ये हो गया 20, टोटल 2000। तो 2000 में 2 का डिवीजन करेंगे और +1, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1001। यानी इलेक्टेड होने के लिए एटलीस्ट कितने वोट पाने जरूरी हैं? 1001। मैं जानबूझकर इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल दिया हूं कि कल को यूपीएससी भी इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना पूछ पावे। एग्जांपल इसलिए टफ दिया, सिंपल नहीं दिया। अब देखिए, जब कोई फर्स्ट प्रेफरेंस का वोटिंग में नहीं इलेक्टेड हुआ तो देखा जाएगा सबसे कम वोट किसके पास है। तो सबसे कम किसके पास? बी के पास। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन बी को पराजित कर दिया। क्योंकि पराजित कर दिया तो अब क्या होगा? जो फर्स्ट प्रेफरेंस में जितने वोट इनको मिले, ये सेकेंड थर्ड में किसको कितना किए हैं प्लस कर देंगे। तो माना कि इनको मिला है कितना? 25, प्लस कर देंगे। सेकेंड प्रेफरेंस में 25 मिला है, ये प्लस कर देंगे, ये हो गया 425। और इनको मान लीजिए मिला है 225, तो इनको भी प्लस कर देंगे, कितना हो गया? 1175। और इनको मान लीजिए मिला है, सपोज कर लीजिए, इनको सपोज कर लीजिए मिला है 30 45 कुछ भी 50 मान लीजिए मिला है, तो ये हो गया कितना? 400। अब जरा बताइए कौन ऐसा है जो 1001 या ज्यादा प्राप्त कर लिया? तो आपका जवाब होगा सी। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेगा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर सी। ये निर्वाचित हो गए, इलेक्टेड हो गए, और इलेक्टेड हो गए, निर्वाचित हो गए। इसलिए आप जानते होंगे इलेक्टेड होने, अगर ये सेकंड में भी नहीं इलेक्टेड हुआ तो ये प्रोसीजर प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगा। ये है व्यवस्था। और जब इलेक्टेड हो गए तो आप जानते ही होंगे, राष्ट्रपति जब इलेक्टेड हो गए तो व्यवस्था आपके यहां क्या दिया गया है? तो दिया गया है वोट की व्यवस्था, यानी शपथ।
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 60 में ओथ की व्यवस्था दी गई है। आप जानते होंगे प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। और इस प्रकार से जब इनको शपथ दिला दिया गया तो एज ए प्रेसिडेंट अब अपने जिम्मेदारी को संभालेंगे। क्लियर? ये व्यवस्था दिया गया है इनके लिए, राष्ट्रपति के लिए शपथ प्राप्त करने के बाद अपनी जिम्मेदारी। लेकिन इतना ही नहीं, हम लोग बात ये करें, उस राष्ट्रपति की बात करें जो अनअपोज प्रेसिडेंट हुआ। हमारे देश में कुछ ऐसे भी राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति हुए, अनअपोज। और ऐसे राष्ट्रपति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे प्रेसिडेंट जो प्रत्याशी आपके कंट्री में प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, बट उनके अगेंस्ट जितने भी प्रत्याशी थे, जब नॉमिनेशन जांच हुआ तो सबका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। अकेला कौन बचा? नीलम संजीव रेड्डी। तो ऐसे परिस्थिति में सिंगल कोई प्रत्याशी है तो वोटिंग का चांस ही नहीं, इसलिए अनाउंस कर दिया इलेक्शन कमीशन, अनअपोज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति। तो कमीशन आपसे पूछेगा सिंगल आज तक का अकेला भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति अनअपोज प्रेसिडेंट कौन रहा? आपका जवाब होगा यही। ठीक है, तो योगी जी का जरा कमेंट में देख लो, हिंदी में कुछ लिखे हैं बड़ा लंबा। आंख बंद करके अल्लाह की देन है कहकर जो भी यह 10-10 बच्चा पैदा कर रहे हैं, बड़े होकर यही, अरे छोड़िए ये सब बातें, हम लोग थोड़ा पढ़ाई की बात करें। ये सब बात करने लगेंगे तो फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। आइए छोड़िए। विनय जी बोल रहे हैं कि सर बीजेपी सरकार जिसको चाहेगी प्रेसिडेंट बनाएगी। चलिए, दरअसल इस समय जो मेजॉरिटी की बात है इसको देखते हुए कह सकते हैं, ऑलवेज के लिए नहीं कहा सकता, कहा जा सकता है इस समय इलेक्टोरल बोर्ड में मैक्सिमम वर्चस्व बीजेपी की होगी। ये सही है आज के लिए। आइए तो और का भी देख लें। ये देवीलाल रनवा, इनका कुछ कमेंट है, सर डीएमआरसी ट्रेन मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन के लिए कोचिंग बताओ। तो डीएमआरसी ट्रेन के लिए कोई अलग कोचिंग और वैकेंसी होता है? डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल, यही है। तो इसके लिए वैकेंसी क्या है और सिलेबस बताइए। तो देवीलाल जी अगर सिलेबस बताएंगे तो बिल्कुल बताएंगे हम लोग। मेरे ख्याल से उसमें भी जीएस होगा, रीजनिंग और क्या क्या है देख लीजिए। हो गया, तो सब कुछ कवर तो हो गया आपका यहीं पर, चिंता मत कीजिए। योगेंद्र जी लिख रहे हैं कि ठीक कह रहे हो योगी भाई। चलिए योगेंद्र जी, योगी भाई तो ठीक कह रहा है, आगे आया जाए। और नीलम खान का भी विचार देख लिया जाए। सर हिंदी की क्लास कब से लगेगी? हिंदी स्पेशल बैच में अभी क्या हिंदी का क्लास नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है क्या? चलिए शुरू हो जाएगा 1 तारीख से, चिंता मत कीजिए, जल्दी शुरू होगा। तो ठीक है योगी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ा। चलिए कोई बात नहीं, आपके व्यक्तिगत विचार हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये ओथ हो गया, ओथ के बाद अपने काम करेंगे राष्ट्रपति। हम लोग अब बातें करेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे राष्ट्रपति के लिए टर्म, इनकी पदावधि क्या होती है। देखिएगा, तो इनके टर्म पदावधि इस तरह से, राष्ट्रपति के जो टर्म होते हैं यानी पदावधि, उनके बारे में बात करें। राष्ट्रपति की टर्म की बात दिया जाए तो ये होता है नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ये फर्स्ट 5 वर्ष 5 ईयर्स। तो जैसे ही राष्ट्रपति 5 ईयर्स कंप्लीट करते हैं इनका पोस्ट वैकेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट इनका पोस्ट वैकेंट होने का ग्राउंड है बिफोर 5 ईयर्स कभी भी इन्होंने रिजाइन कर दिया, कि इनको रिजाइन किया टू द वाइस प्रेसिडेंट। तो उपराष्ट्रपति को जैसे ही 5 वर्ष से पहले कभी भी रिजाइन किया, इनका पोस्ट वैकेंट।
और नेक्स्ट इनका पोस्ट वैकेंट होने का ग्राउंड है बिफोर 5 इयर्स, कभी भी इनका डेथ मृत्यु हो गया तब भी पोस्ट वैकेंट, और मृत्यु जो हो गया इस कारण से पोस्ट वैकेंट होने वाले आज तक कितने राष्ट्रपति रहे हैं उनको भी जान लीजिए। आज तक 2 ही राष्ट्रपति रहे हैं जिनका मृत्यु के कारण पोस्ट वैकेंट हुआ। नंबर फर्स्ट नेम था राष्ट्रपति का डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो मृत्यु होने के कारण हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का मृत्यु हुआ, पोस्ट वैकेंट हुआ। नेक्स्ट प्रेसिडेंट रहे जो मृत्यु के कारण पोस्ट वैकेंट हुआ, और इनका नाम फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 राष्ट्रपति रहे जिनका मृत्यु के कारण पोस्ट वैकेंट हुआ, और पोस्ट वैकेंट होने का नेक्स्ट ग्राउंड इनका होता है, ये होता है इंपीचमेंट, यानी महाभियोग। तो मृत्यु के कारण इनका पद जो रिक्त हुआ होगा ये इंपीचमेंट। तो एक नेक्स्ट ग्राउंड जिस कारण से इंपीचमेंट के कारण भी इनका पद रिक्त होता है। अब हम लोग बातें करेंगे इंपीचमेंट महाभियोग क्या होता है। आइए देखा जाए इंपीचमेंट महाभियोग। तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये बहुत बातें करती है भाई। राष्ट्रपति पर महाभियोग, और इनके लिए आर्टिकल है 61 अनुच्छेद 61 महाभियोग के लिए। आइए देखा जाए इंपीचमेंट महाभियोग। महाभियोग इंपीचमेंट की बात किया जाए तो इनके लिए व्यवस्था इस प्रकार से, जैसे राष्ट्रपति अपने पोस्ट पर है और अपने पोस्ट पर कार्य करते हुए कोई ऐसा गलती किया क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग उसने काम नहीं किया, जो भी उसने काम किया उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन हुआ। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंपीचमेंट महाभियोग लाने का ग्राउंड क्या है, तो आपका द बेस्ट ऑप्शन होगा वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। तो जब भी आपसे पूछा गया कि इंपीचमेंट प्रोसीजर लाने का ग्राउंड क्या है, आधार क्या है, तो आपका जवाब होगा संविधान का उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपसे एसएससी कमीशन क्वेश्चन कर चुका है कि इंपीचमेंट महाभियोग का प्रोविजन किस आर्टिकल में है। मैं स्टार्टिंग में ही लिख चुका हूं आर्टिकल 61। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। तो जब कभी भी हमारे देश का कोई राष्ट्रपति है और उसने कोई ऐसा काम किया जिससे संविधान का उल्लंघन हुआ, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से किसी एक हाउस का मेंबर चाहते हैं तो कंप्लेन ला सकते हैं। बट जिस हाउस के मेंबर कंप्लेन लाना चाहते हैं उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ का एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स, कम से कम 1/4 सदस्य इसका कंप्लेन लाएंगे। और इस प्रकार से जब हाउस में कंप्लेन लाना चाहते हैं उससे 14 दिन पहले 14 डेज बिफोर इस बात की सूचना ये देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और इस प्रकार से हाउस के हेड को भी सूचना हो गया। अब आफ्टर दिस यहां पर डिस्कस होगा। तो जो भी राष्ट्रपति के फेवर में है क्रिटिसाइज करेंगे, और जो राष्ट्रपति के अगेंस्ट नहीं है, फेवर में है, जो राष्ट्रपति के फेवर में है वो फेवर में बोलेंगे। जो भी हटाना चाहते हैं राष्ट्रपति को वो क्रिटिसाइज, आलोचना करेंगे। तो जितने भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट पार्टीज हैं जो हटाना चाहते हैं वो सभी मेंबर क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचनाएं करेंगे। राष्ट्रपति ने ये गलत काम किया,
ऐसा गलत काम किया, एटसेट्रा। और जो भी राष्ट्रपति के फेवर में है, सारे क्रिटिसाइज सुनने के बाद वो क्या करेंगे, वो फेवर में बोलेंगे महामहिम राष्ट्रपति ने कोई संविधान का उल्लंघन नहीं किया। और इस प्रकार से काफी डिस्कस हो गया, तो इस हाउस का हेड अब ऑर्डर करेगा वोटिंग मतदान का। और वोटिंग मतदान का जब ऑर्डर कर दिया तो डिस्कस बंद हो जाएगा, वोटिंग होगा। और वोटिंग में क्या चाहिए, वोटिंग में व्यवस्था है टोटल स्टैंड का 2/3 मेजॉरिटी से पास हो गया। अगर कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से पास हो गया तो माना जाता है फर्स्ट हाउस से पास हो गया। अब ये आएगा सेकेंड हाउस, दूसरा सदन। यह दूसरा सदन है और दूसरा सदन को नाम दिया गया है इन्वेस्टिगेशन हाउस। इन्वेस्टिगेशन हाउस जांच सदन। तो इन्वेस्टिगेशन हाउस जांच सदन जो होगा, इसमें प्रेसिडेंट स्वयं प्रेजेंट होकर के एविडेंस विटनेस देंगे। तो राष्ट्रपति स्वयं प्रेजेंट होकर के एविडेंस देंगे और स्वयं प्रेजेंट होकर एविडेंस देंगे, जो भी देना चाहे ओरल रिटन। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि स्वयं प्रेजेंट होना उचित नहीं मानते हैं, तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को प्रेजेंट करवाकर एविडेंस प्रमाण दिलवा सकते हैं। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को पार्लियामेंट के हाउस में इंपीचमेंट के ड्यूरेशन में एविडेंस देने के लिए स्वयं प्रेजेंट होना बाउंडेड नहीं है। अगर राष्ट्रपति नहीं प्रेजेंट होना चाहते तो अपने किसी भी प्रतिनिधि, किसी रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट करवाकर एविडेंस विटनेस प्रमाण दिलवा सकते हैं। और सारे एविडेंस प्रमाण आने के बाद अब डिस्कस होगा। यहां भी विरोधी हैं, फेवर वाले भी हैं, काफी डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद इस हाउस का हेड भी ऑर्डर करेगा वोटिंग के लिए, और ऑर्डर जब किया वोटिंग होगा। इस हाउस में टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 मेजॉरिटी यहां भी मिल गया। तो जैसे ही इस बहुमत से पास हुआ, उसी के साथ प्रेसिडेंट का पोस्ट क्या माना जाएगा, वैकेंट। तो समझिए, फर्स्ट हाउस कंप्लेन लाने वाला, इंपीचमेंट के लिए कंप्लेन लाने वाला कौन होगा? आपका जवाब कोई भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी हाउस कंप्लेन ला सकता है। हाउस बाउंडेड नहीं है कि लोकसभा लाएगा या राज्यसभा लाएगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं। इस प्रकार से देखा जाए तो यह व्यवस्था दिया गया है। कितने बहुमत से पास हो गया होगा यह भी समझ गए। फर्स्ट हाउस कंप्लेन लाने वाला कौन होगा आप समझ गए, कोई भी होगा, लोकसभा या राज्यसभा। इन्वेस्टिगेशन हाउस कौन होगा आप ये भी समझ गए कि कोई भी होगा। फर्स्ट अगर लोकसभा होगा तो इन्वेस्टिगेशन हाउस कौन, राज्यसभा। फर्स्ट अगर राज्यसभा है तो इन्वेस्टिगेशन हाउस जांच सदन लोकसभा, कोई बाउंडेड नहीं। समझ गए होंगे आप लोग। और इस प्रकार से ये है इंपीचमेंट महाभियोग। एक चीज ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जाएगा आज तक कितने राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट महाभियोग आ चुका है। आपका जवाब होगा एक के भी अगेंस्ट नहीं, किसी के अगेंस्ट नहीं। ठीक है। आपसे एसएससी कमीशन पूछ चुका है कि इंपीचमेंट के लिए कंप्लेन एटलीस्ट कितने मेंबर लाते हैं। ऑप्शन देगा प्रेजेंट का 1/4, टोटल का 1/4, टोटल का 1/3, टोटल का 2/3। आप समझ ही गए होंगे। तो प्रेजेंट का 1/4 नहीं, टोटल का यह व्यवस्था है 1/4। तो ऐसे कर लेंगे। इन्वेस्टिगेशन हाउस होता है, ठीक है। ऑप्शन देगा लोकसभा, राज्यसभा, एनीवन, नॉन ऑफ दिस। आपका जवाब एनीवन। इन्वेस्टिगेशन हाउस होगा फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, बोथ हाउसेज, नॉन ऑफ दिस। आपका जवाब सेकेंड हाउस, जो भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं और आप आसानी से कर लेंगे। मेजॉरिटी पर क्वेश्चन होगा, आप देख रहे हैं क्लियर दिया गया है, कोई टेंशन किसी को। तो आज तक किसी भी राष्ट्रपति के अगेंस्ट इंपीचमेंट महाभियोग नहीं आया है। आपने देख लिया, पूरे प्रोसीजर की बात किया। नोट्स में भी ये सारी बातें लिखी हैं, आपको नोट्स में दे चुका हूं। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, वोट वैल्यू मत मूल्य काउंटिंग के समय में बताना भूल गया, अब बता दूं। आइए देखिए वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखिए, एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है, वोट वैल्यू
वोट वैल्यू ऑफ एमएलए। तो एक एमएलए का मत मूल्य, हिंदी में कहेंगे विधायक का मत मूल्य, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स, यानी एक सेकेंड, यानी राज्य की कुल जनसंख्या अपान होगा टोटल एमएलएस, एमएलएस ऑफ स्टेट, सॉरी टोटल इलेक्टेड एमएलए, ये सावधानी रखना है, टोटल इलेक्टेड एमएलएस ऑफ स्टेट और मल्टीप्लाई 1/1000। ये एमएलए का, एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालने का फार्मूला है। अगर एक एमएलए का वोट वैल्यू आ गया, मान लीजिए यूपी में 403 एमएलए हैं, एक आ गया तो 403 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यूपी के सारे एमएलए का वोट वैल्यू आ गया। दिल्ली का निकालना है इसी प्रकार से, एक का आ गया, फार्मूला यही, 70 का मल्टीप्लाई सभी का हो गया। भारत के सभी एमएलए का वोट वैल्यू सभी राज्यों का निकालकर जोड़ देंगे, ऑल ओवर इंडिया के एमएलए का वोट वैल्यू आ गया। अब एक एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला ये है, इसका फार्मूला है वोट वैल्यू ऑफ एमपी, और इसका फार्मूला है ये, इसका फार्मूला टोटल वोट वैल्यू, वोट वैल्यूज ऑफ एमएलएस, ऑफ एमएलएस अपॉन क्या होगा? टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपी अपॉन होगा टोटल इलेक्टेड, टोटल इलेक्टेड एमपीस, यहां मल्टीप्लाई नहीं है, तो टोटल वोट वैल्यूज ऑफ एमएलए अपॉन टोटल इलेक्टेड एमपीस, ये रिजल्ट होगा एक एमपी का वोट वैल्यू, और जितने एमपी हम मल्टीप्लाई कर देंगे हो गया। तो आपसे वोट वैल्यू का फार्मूला भी पूछता है, सीडीएस में भी कमीशन पूछ चुका है, आईएएस में भी आप लोगों से गलती कैसे कराता है, पीसीएस में भी पूछा है, कैसे गलती होता है उसको सोचिए। फार्मूला में देगा एक एमएलए का वोट वैल्यू, तो दे दिया टोटल इलेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, नीचे दे दिया टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप गलत कर गए, क्योंकि मैंने इलेक्टेड एमएलए दिया है और उसमें दे दिया इलेक्टेड एमएलसी, गलत हो गया। बी में दे दिया सेम फार्मूला यही, मल्टीप्लाई 1/10,000 दे दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, ऐसे गलतियां कराता है। तो बड़े सावधानी से आप देखेंगे, किसी में दे दिया वोट वैल्यू ऑफ एमपी और यहां मल्टीप्लाई दे दिया, वहां नहीं दिया। तो सभी पर सावधान हैं, अच्छे से ये राइटिंग करके रिवीजन किए हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा, गलत नहीं होगा, सही करेंगे। यूपीएससी सीडीएस में भी पूछा है, आईएएस में भी फार्मूले में अक्सर गलत करा लेता है, तो गलती के मेरे ख्याल से अब चांसेस नहीं होंगे। समझ गए होंगे? तो इस प्रकार से आप ये गौरव माहूर दे रहे हैं कि सर घटना चक्र में दिया हुआ है नीलम संजीव रेड्डी के अगेंस्ट इंपीचमेंट आया था बट फेल हो गया। गौरव आप क्लियर समझ लीजिए, आप इस तरह के ज्ञान जब ले रहे हैं तो टाइम्स में नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं। घटना चक्र सड़ा गला दिमाग वाले लोग लिखते हैं, सारा फ्रॉड नॉलेज है। आप जो लिख रहे हैं किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं आया है, और आप उस किताब को जला करके राख कर दीजिएगा अगर ऑफिसर बनना है। अगर घटना चक्र पर भरोसा है तो हमारे अगेंस्ट पीआईएल कर दीजिए, घटना चक्र का पब्लिकेशन मैं बंद करा दूंगा। समझ गए होंगे? गलत लिखा है, किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आज तक नहीं आया। ये आया है लेकिन नो कॉन्फिडेंस आया है, एज ए स्पीकर आया है। मैं इंपीचमेंट प्रेसिडेंट के अगेंस्ट पढ़ा रहा हूं, बहुत क्लियर नॉलेज रखता हूं। अगर इस तरह से माहौल पढ़ते रहे, पता चले लल्लू पंजू लूसेंट वगैरह, तो सोचिए बर्बाद होंगे, सिलेक्शन के चांसेस नहीं। आपको प्योर नॉलेज दिया जा रहा है, और 50 नहीं सैकड़ों घटना चक्र के राइटर जिंदगी बीत जाएगा, यह ज्ञान नहीं होगा। क्लियर नॉलेज,
हर नॉलेज के साथ एविडेंस देने की ताकत रखता हूं। तो अगर घटना चक्र पर भरोसा है, उसको बोल दीजिए हमारे अगेंस्ट पीआईएल करे, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ करूंगा और मैं एविडेंस दूंगा, तो उस पब्लिकेशन को बंद करा दूंगा। आया है एज ए स्पीकर, आया है, मैं स्पीकर नहीं पढ़ा रहा हूं, प्रेसिडेंट। और यही गलती करते हैं आप लोग बार बार। तो नीलम संजू रेड्डी स्पीकर भी थे, ध्यान रखिएगा, बट मैं स्पीकर नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, प्रेसिडेंट। तो ऐसी गलतियां लो सेंट में भी है। ये छोटे छोटे पब्लिकेशन करते हैं, आपको प्योर नॉलेज दिया जा रहा है। अच्छा हुआ आपने कह दिया सड़ा गला टाइप बुक मत पढ़िए, अच्छा पब्लिकेशन आप जो ऑथेंटिक है, बड़ा एग्जाम देना आईएएस पीसीएस तो हमसे पूछकर पढ़िएगा, ये लाइफ बर्बाद मत कीजिएगा। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, तो स्टडी मटेरियल जब रॉन्ग मिलेगा तो आपकी लाइफ इफेक्टेड होगी। तो अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, सही गाइडेंस में पढ़ें तो आपका मेहनत यूज होगा सही दिशा में, कम समय में सेलेक्ट होंगे, ये जरूरी है। चलिए थैंक यू, क्लास आज यहीं ऑफ करते हैं और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।